नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग अभी पिछले हफ्ते कलकत्ता में एक महागठबंधन की रैली हुई। उस रैली के पे आने से पहले उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कहीं और पे रैली कर रहे थे। कोई सरकारी कार्यक्रम था, रैली नहीं कर रहे थे, कोई सरकारी कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। वहां पे उन्होंने बताया कि उनका एक एमएलए है वेस्ट बंगाल में, और उससे इतना ये ऑपोजिशन वाले विपक्षी पार्टियां डर गई हैं कि वो सब लोग इकट्ठा होकर बंगाल में एक एमएलए ने इतना मतलब विरोध उसका इतना तेज हो गया है कि ममता बनर्जी ने सारे विरोधियों को एक मंच पे इकट्ठा करके बचाओ बचाओ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एमएलए है। एक कितने? एक। लेकिन वहां बीजेपी से बचने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक एमएलए वाली पार्टी उसके नींद हराम करके रख दी है, क्योंकि ये सत्य के मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। एक एमएलए होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का सारी जमात वहां इकट्ठे होकर के बचाओ 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 इसके नारे लगा रही है। अब वहां पे एक एमएलए है भाई, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। वहां भाजपा के 3 एमएलए हैं, मोदी जी उसको एक कर दिए हैं भाई। मदारी हाट से मनोज टिग्गा, वैष्णव नगर से स्वाधीन सरकार और खड़गपुर से दिलीप घोष, जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन मोदी जी के लिए भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तक्षशिला को अगर बिहार ला सकते हैं तो 3 को 1 भी कर सकते हैं, वो कोई नहीं। त्रिदेव है, मान लीजिए भगवान को हम लोग एक ही मानते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं तो 3 एमएलए एक हैं, उस तरह से जस्टिफाई हो गया जहां तक 3 एमएलए को एक करना। अब बात आती है, उन्हीं की एक सहयोगी पार्टी शिवसेना है। शिवसेना के संजय राउत जी हैं, जिन्होंने ठाकरे पिक्चर बनाई है एज अ ट्रिब्यूट टू बाला साहब। उनसे एक मुलाकात इसी रैली के जस्ट बाद हुई, और जरा सुन लीजिए कि वो इस महागठबंधन की कलकत्ता रैली के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जरूर एक ताकत दिखाई है। जो महागठबंधन दिखाया है विपक्ष का, ये अपने आप में ताकत होती है। जो 22 लोग मंच पर खड़े थे, आप उसको लोक विरोधी नहीं कह सकते, आप उसे देश विरोधी नहीं कह सकते। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो सत्ता पे बैठा है उसने सबसे ज़्यादा सम्मान अपने विरोधक का करना चाहिए। आप ये भूल नहीं सकते। ये हमने पंडित नेहरू से सीखा है, ये हमने अटल बिहारी वाजपेयी साहब से ये सीखा है कि हमारे विरोधी का सम्मान करना चाहिए। विचारधारा अलग है हमारी, लेकिन हम उसका सम्मान करेंगे। मेरी बात सुनो सिर्फ, और किसी की मत सुनो, ये हमारी डेफिनेशन नहीं है डेमोक्रेसी की। सबकी बात सुनो, सबको साथ लेकर चलिए तो देश रहेगा। ममता के मंच पर, दीदी के मंच पर जो लोग थे वो अपने अपने राज्य के कद्दावर नेता थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो क्या आप उनका अपमान करेंगे? लोग विरोधी है इसलिए लोगों ने उनको चुन के दिया है। कुमार स्वामी है, अखिलेश यादव यहाँ सबसे बड़े नेता है, मायावती जी का रिप्रेजेंटेशन वहाँ था। जी बिल्कुल, बहुत थे लोग। केजरीवाल थे मुख्यमंत्री। देखिए, अच्छे लोगों ने डेमोक्रेसी चुनाव के माध्यम से उनको चुन कर दिया है, आप उनका सम्मान करो। अब हम लोग आ जाते हैं मुख्य महागठबंधन की रैली पे। वो एक ममता बनर्जी ने एक 22 ऑपोजिशन लीडर्स को, जिसमें गैलेक्सी था, मतलब नॉर्थ के अगर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला थे, तो साउथ से देवेगौड़ा और कुमार स्वामी थे, वेस्ट से अगर शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल थे, तो ईस्ट से अपांग साहब थे, और सेंट्रल हार्ट ऑफ जो सारे इस चीज की जड़ रहती है, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और सतीश मिश्रा जी, हालांकि मायावती जी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां मौजूद थे, और तेजस्वी यादव, ये लोग वहां पे, बिहार के तेजस्वी यादव, ये लोग वहां पे मौजूद थे। पिछले लोकसभा चुनाव में 42 सीटों में 34 सीट तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी।
और तृणमूल कांग्रेस के वो 34 MP एक बड़ी ताकत थे। और आज की तारीख में ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा काफी जोर लगा रही है, क्योंकि जो इनफॉर्मली आप कहीं भी बात करिए तो भाजपा के लोगों का ये कहना है कि जो हमारा लॉस हिंदी हार्टलैंड से होने की उम्मीद है, उत्तर प्रदेश और बिहार से, वो हम नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में कवर करेंगे। वो हालांकि वो लोग तो इनफॉर्मली 42 में 30-35 सीट जीतने की बात करते थे। ममता बनर्जी ने इस रैली को करके 2-3 चीजें प्रूव की हैं। पहली चीज, हिंदुस्तान की ऑपोजिशन की अकेली ऐसी लीडर जिनके मंच पे मैं ये कहूंगा पूरा जो ऑपोजिशन है गैर भाजपाई, क्योंकि वो भाजपा के उधर एक भाजपा के साथ जो 40 दल हैं, वो 40 दल की उनकी लिस्ट है। उस एनडीए के 40 दलों को छोड़ के जो भी हैं वो सब लोग आए थे। उसमें 3 लोगों की का पार्टिसिपेशन नहीं था। उन 3 लोगों में किसका पार्टिसिपेशन नहीं था? बीजू जनता दल का नहीं था, केसीआर तेलंगाना का नहीं था, और कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं था। हालांकि एक चीज बता दें, ममता बनर्जी जी बीजू नवीन पटनायक से और केसीआर से इनफॉर्मली उससे पहले मिल रही हैं, और वो बार बार सार्वजनिक जगह पे है, पब्लिक डोमेन में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नवीन पटनायक और केसीआर अपनी कुछ एक नॉन अलाइंड पोजीशन रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको स्टेट में लोग बहुत स्ट्रांग हैं, उनको अपनी स्टेट से ही मतलब है, उन लोगों के कोई नेशनल एस्पिरेशंस नहीं है। तो ठीक भी है, अब जो भी सरकार बनती है वो उस हिसाब से अपना निर्णय लेंगे, इसमें कहीं कोई गलती भी नहीं है। लेकिन साथ साथ वो एक जो रीजनल चीफ मिनिस्टर्स का जो एक पावर ब्लॉक बन रहा है, उसमें भी वो ममता बनर्जी को हर हाल में एक तरह से सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, जो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं आई, उसकी एक समस्या समझ लीजिए। जो पिछला चुनाव 2016 का विधानसभा का वेस्ट बंगाल में हुआ था, वहां पे तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटें जीती थी। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने एक साथ चुनाव लड़ा था, और उन लोगों की कुछ 76 सीटें आई थी। मतलब दोनों लोगों की कुल ताकत के बाद 76 सीटें आई थी। और उस समय बीजेपी की 3 थी, जो अब मोदी जी उसको 1 मानते हैं। और ये कम्युनिस्टों को पता है कि भाई उनसे एक तरह से उनकी जो जमीन है, उस जमीन पे आज ममता बनर्जी कब्जा की है। तो कम्युनिस्टों का डायरेक्ट वहां कॉन्फ्लिक्ट है ममता बनर्जी से। तो मेरे ख्याल में इसलिए वहां पे उनके मंच पे, या इन्होंने बुलाया नहीं कि उन्होंने आए नहीं, ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो मंच शेयर करने की कोई बनती नहीं थी। देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति समझ लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में सब लोग अलग अलग हैं, और कांग्रेस वहां वेस्ट बंगाल में क्यों गई, उसमें क्यों पार्टिसिपेट कर रही है। उत्तर प्रदेश में 4 मुख्य पार्टी आज मानी जा रही हैं, सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस। तो इसमें भाजपा, सपा और बसपा का कोई ना नैतिक रूप से, ना उसका कोई कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। बसपा एक अलग वामसेफ और काशीराम के मेहनत से निकली हुई पार्टी है। सपा एक लोहियावादियों के जो रैगटैग जो भी बचा था उसको लेके मुलायम सिंह यादव जी ने एक वो बनाया था, और जो भाजपा है वो एक अलग पार्टी है ही। लेकिन तृणमूल कांग्रेस मूल रूप से कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है। तो वो जो उनका जो संगठन भी वहां पे है वेस्ट बंगाल में, वहां पे जो भी लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं पुराने कांग्रेसी हैं। तो इसलिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के चरित्र में बहुत वहां फर्क नहीं है। अब बात आती है कि ऑपोजिशन पार्टीज में किसने क्या किया। मेरे हिसाब से कांग्रेस ने खड़गे जी और अभिमन्यु सिंघवी को भेजा था, क्योंकि सिंघवी का यह है कि भाई बंगाल में बहुत ज्यादा मारवाड़ी लोग हैं, कंट्रोल है, इसलिए भेजा गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज अगर राहुल गांधी के सामने बड़ा ध्येय मोदी को हराना है, तो इन 3 नेताओं में से 1-2 को उनको जरूर भेजना चाहिए था। इन लोगों के साथ खड़गे जी लीडर ऑपोजिशन हैं और इस वजह से भेजा गया, लेकिन अच्छे स्पीकर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शशि थरूर को वहां उनको भेजते तो वो कहीं ना कहीं उनको वो एक ताकत मिलती ऑपोजिशन वालों को भी, क्योंकि शशि थरूर को भी कुछ लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये सबको पता है कि शशि थरूर प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। उसके मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि उनको टैक्टिकली मनमोहन सिंह को आगे भेजना चाहिए था,
क्योंकि मनमोहन सिंह के ऊपर इन लोग जितनी गाली दे ले, लेकिन अभी तक मनमोहन सिंह के ऊपर किसी ने कोई चिपक नहीं पाया है। और तीसरा, अगर साउथ में आपको कुछ करना है, वो मेरे ख्याल में एक वजह से नहीं आए। हालांकि साउथ में अगर आपको करना है जहां पे कांग्रेस और डीएमके भी साथ साथ आने की करीब तैयारी कर रही है, तो पी चिदम्बरम को भी आपको ले आना चाहिए था। वो साउथ का लीडर है। और अभी क्या हो रहा है कि उसके ऊपर इतनी रेड हो रही है कि उनको अब वो रेड करते करते वो जो एक गांव की भाषा में बोला जाता है कि वो एक मर्सी वोट होता है। तो मुझे तो लगता है कि चिदम्बरम को के पक्ष में अब धीरे 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 वो समर्थन आने लगेगा कि यार इनके साथ इनको बातंग किया जा रहा है। खैर, यहां पे दो बड़े पुराने नेताओं ने बड़ा दिल दिखाया। एक देवेगौड़ा जी आए, उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनसे सैंक्शन, भाई एक तरह से अगर ममता बनर्जी को आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन उन्होंने बातें कही कि भाई हम लोगों को कुछ बेसिक मुद्दों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और इस तरह की बातें कही, जो बहुत ठीक बातें थी। शरद पवार ने आके तो वहां एक तरह से अपना आशीर्वाद ही दिया है, क्योंकि वो भी देश के एक पुराने बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला थोड़ा हैप्पी गो लकी टाइप हैं, आ गए थे, ठीक है, लेकिन उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ थे। जो बेसिक मैसेज जा रहा था वो ये जा रहा था कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट ये लोग एक साथ हैं, और वो मैसेज देने में कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी कामयाब रही। अब दूसरी बात आती है कि इस रैली को ममता बनर्जी ने क्यों किया। मुझे दो चीजें लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने कहीं ये कहा नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर की रेस में हूं, कभी भी उन्होंने नहीं कहा। वो बार बार ये कहा गया कि भाई हम लोगों के पास बहुत से लोग हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन मैं इस रैली के बाद ममता बनर्जी को एक बहुत ही सशक्त, और सशक्त ही नहीं, और जो प्राइम मिनिस्टर बनने लायक भी हैं, ये मानता हूं। मैं इसलिए, क्योंकि अगर मैं ज्यादा तारीफ कर दूंगा तो कल से फिर ये होने लगेगा कि ये भाई ममता बनर्जी की क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ बातें जो ग्राउंड पे उस पर बात करूंगा। कलकत्ता के परेड ग्राउंड में इस रैली का नाम यूनाइटेड इंडिया रैली दिया गया था। उन्होंने इसका कोई और नाम नहीं दिया था, यूनाइटेड इंडिया रैली नाम दिया था। उन्होंने पूरी जो रैली का जो बैकड्रॉप था, और मैं बंगाल में रहा हूं, मुझे बंगाल का पता है, उन्होंने वहां केवल बांग्ला में नहीं, उन्होंने बांग्ला के साथ अंग्रेजी को नहीं दिया था वहां स्थान, क्योंकि बंगाल के आम लोग बांग्ला के बाद अगर किसी दूसरी भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो वो अंग्रेजी है। उन्होंने अंग्रेजी को तवज्जो नहीं दी। उन्होंने बांग्ला के बाद दूसरी भाषा जो उतनी प्रमुखता से थी वो हिंदी थी। ममता बनर्जी जी ने अपनी जो पूरी स्पीच दी और जो संचालन किया वो ज्यादातर हिंदी और बांग्ला मिक्स था। और वो बांग्ला तो ऐसी भाषा है जो हिंदी बोलने वालों को भी समझ में आ जाती है। मैं ममता बनर्जी के बाकी चीजें बताने से पहले एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि ममता बनर्जी ने वहां जिस तरह से कम्युनिस्ट का एक लंबा 35-40 साल का इतिहास था, उस जमीन पे अपनी जमीन बनाई है, तो वो उन्होंने अपने दमखम पे बनाई है। क्योंकि ये जो हिंदुस्तान में जो भी भाई वो लोग बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उस किसी भी उन महिला लीडर के बारे में ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन लोगों को उत्तराधिकारी बोला गया है। सबसे पहले इंदिरा गांधी, आम परसेप्शन में जवाहरलाल नेहरू की उत्तराधिकारी, कहीं ना कहीं एडवांटेज जवाहरलाल नेहरू की मिलती थी। जयललिता, कहीं ना कहीं एमजीआर की उत्तराधिकारी, एडवांटेज मिलती थी। उत्तर प्रदेश में हमारी मायावती जी, काशीराम जी की उत्तराधिकारी, कहीं ना कहीं काशीराम जी के से एडवांटेज मिलती है। लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर हैं जिनको इस तरह के कहीं के उत्तराधिकारी नहीं है। जो भी जमीन बनाई है, जो भी ताकत ली है, उन्होंने अपने दम पे ली है। तो मैं पॉलिटिकली ये मानता हूं कि वो पॉलिटिकली इस तरह के उसमें कोई ये बैगेज लेके नहीं चल रहे हैं कि ये इनके यहां की उत्तराधिकारी है। दूसरा, अगर उस रैली के बाद का मैं आफ्टर इफेक्ट की बात कर रहा हूं, उस रैली के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दो नाम के बीच में, अगर मतलब कल के दिन इलेक्शन हो जाए और सबकी अलग अलग सीटें हो, मतलब कम कम सीटें हो, कोई पूर्ण बहुमत में ना हो, भाजपा का पूर्ण बहुमत ना आए, भाजपा सिंगल लार्जेस्ट भले ही हो लेकिन पूर्ण बहुमत ना हो, तो उसमें ममता बनर्जी एक बहुत सीरियस प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मेरी नजर में है। क्योंकि इनके सामने जो ऑपोजिशन का जो स्पेक्ट्रम जब चलेगा तो उसमें 2 या 3 नाम और होंगे। और मैं ये भी मान रहा हूं कि मायावती जी 38 सीट लड़ रही हैं, उसमें से वो 30 जीत जा रही हैं, मैं ये भी मान के चल रहा हूं।
राहुल गांधी जी, मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि वो 100 सीट जीत जा रही है कांग्रेस। लेकिन जब राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी और मायावती जी में चुनाव करना होगा, तो मुझे क्यों लगता है कि वो आज चीजें ममता बनर्जी के फेवर में क्यों ज्यादा हैं, उस पर थोड़ी चर्चा कर लें। जब ममता बनर्जी जी का मायावती जी से कंपैरिजन होता है तो 2-3 चीजें बहुत ममता बनर्जी के पक्ष में जाती हैं। एक तो ममता बनर्जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जैसे एक जनरल उसको हम लोग अच्छा लगे या ना लगे, एक थोड़ा सा है ना कि भाई ये बर्थडे के समय थोड़ा पैसा लेती हैं, पैसा है, उस पैसे को जस्टिफाई वो करती है कि मुझे मेरे लोग प्रेम की वजह से मुझे बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, वो अलग बात है। दूसरा मुझे लगता है सिंप्लिसिटी। ममता बनर्जी को हवाई चप्पल और बहुत सादी एक सूती साड़ी जो है वो उनके फेवर में काम करती है। मायावती जी का थोड़ा जो महंगा, मतलब जो पर्स है वो महंगा है। उनके अभी भतीजे ने कुछ महंगा, कुछ 30, 40, 50 या 70, 80 हजार का कोई जूता पहन लिया, पत्रकारों ने उसको टोक दिया, तो उसी में गुस्सा हो गए कि नहीं अब तो मैं इसको दिखा के रहूंगी कि खैर वो उनका वो है। तीसरा एक मुझे और लगता है कि शायद मायावती जी ने सतीश मिश्रा जी को भेजा और खुद नहीं गई, कि ममता बनर्जी बांग्ला के भाषी होने के बाद भी हिंदी के भाषण खूब ठीक से देती हैं, शेर व शायरी खूब करती हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में भी दिखा दिया था। लेकिन जब मायावती जी की बात आती है, देखिए जब आप लीडर की बात कर रहे हैं जिससे मुझे वोट चाहिए, तो मुझे तो फायरी लीडर चाहिए। मायावती जी अपनी जात के वोट दिला सकती हैं, लेकिन भाषण वो लिख के ही, लिखा हुआ भाषण को ही पढ़ती हैं। तो वो एक जनमानस जो हिंदुस्तान का जो एक जनरल है ना कि बढ़िया चल रहा है, उसमें वो जरा जब मायावती और ममता बनर्जी के बीच में कंपैरिजन होगा तो शायद वहां पे ममता बनर्जी भारी पड़ेंगे। पिछले इतने वर्षों में, पिछले 4-5 वर्ष अब होने को आ रहे हैं, ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को अपने साथ रखा है, लेकिन मंच का संचालन वो खुद कर रही थी। बड़ी बात मैं इसको मानता हूं। जितने ऑपोजिशन लीडर आए थे वो कोई उनके लड़के के उम्र का था, कोई इस वजह से एमएलए है क्योंकि उसके बाप मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी यादव को अभी अपनी कमाई करनी है, अभी वो स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन जिस ढंग से अपने हाथ से हार्दिक पटेल इन सबको वो खाना खिला रही हैं, ये कहीं ना कहीं उस विनम्रता को भी दिखाता है, क्योंकि ये एक्टिंग नहीं हो सकती है, ये एक्टिंग नहीं हो सकती है, वो विनम्रता दिखाता है। तीसरा एक इन्होंने जो मुझे ऐसा लगता है कि एक काम जानबूझ के हुआ या अनजाने में हुआ, वो बीजेपी में भी घुसपैठ उन्होंने की है। क्योंकि आज मानसिक रूप से अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब लोग बीजेपी की ही मानसिकता वाले लोग हैं। ये मतलब जयप्रकाश आंदोलन से आए वो सब ठीक है, लेकिन ये लोग बीजेपी के जैसे सोचते वाली पार्टी के लोग हैं। आज मोदी और अमित शाह के आचरण की वजह से ये वहां से बाहर निकले हैं। तो मुझे लगता है पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में अगर बीजेपी में भी कोई बात कहीं से चलने की बात होगी, तो इन्होंने इनडायरेक्टली इन लोगों को अपने उस मंच पे जगह देके एक उस तरह के भी चीज को कायम रखा है। 3 मैं ऐसी बातें कहूंगा जो जनरली लोगों को शायद अच्छी ना लगे या लोग सार्वजनिक रूप से ना कहें, जो ममता बनर्जी के पक्ष में मैं 3 बातें कहूंगा। पहली चीज, ये ब्राह्मण है। पिछले 15 साल से हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो बड़ी जात से नहीं आ रहा, ब्राह्मण नहीं है। इस देश का ये कोई माने और चाहे ना माने, ये एक अपर कास्ट को और खास करके ब्राह्मण को लगता है कि राज हमें ही करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ममता बनर्जी आएंगी तो वो कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली वो ताकत उनको मिलेगी। नंबर 2, बंगाल, ये याद रखिएगा कि बंबई से पहले कलकत्ता हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल था। आज भी कलकत्ता में बहुत से ऐसे उद्योगपति, बिजनेसमैन हैं जो अपना बिजनेस कलकत्ता से चलाते हैं। तो जब वो फाइनेंशियल एक स्ट्रेंथ की बात होती है, वो जब जरूरत पड़ेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ममता बनर्जी के पास वो अब भी कफ कहीं है, वो कहां नहीं जाएगा। टाटा को उन्होंने जब वहां से हटाया संगरूर से, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, लोग भागे नहीं, चीजें चल रही हैं। तो वो उनके पास कहीं ना कहीं वो अब द स्लीप स्ट्रेंथ है। और अंतिम बात, वो उस बंगाली प्राइड को उस बार उन्होंने बार बार कहीं से छूने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस
और आज भी हिंदुस्तानी कोई भी इन बंगालियों को हिंदुस्तानी मानता है। तो उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने धीरे से कहीं कही है। और ये तो अब 2019 का इलेक्शन बताएगा कि क्या ममता बनर्जी सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद के ट्रेडिशन को आगे बढ़ा पाते हैं कि नहीं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।